नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं संजीव। आइए आज एक बार फिर से चिराग पासवान, पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा की कहानी को एक बार फिर से नए अंदाज में बयां करते हैं। आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता और भारत ऐसी पहली टीम बन गई जिसने चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी और भारत के कप्तान रोहित शर्मा से धैर्य, साहस और मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को कैसे ठोस रखना है, ये कैसे सीखा। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तो चर्चा इसलिए भी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल जीतने के बाद चिराग पासवान ने जिस अंदाज में भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं दी, शुभकामना संदेश में जो उन्होंने लिखा वो करोड़ों भारतीयों का दिल उन्होंने जीत लिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। बिहार में जो काम हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि अभी ये तो तय नहीं हुआ है, लेकिन अभी से सामंजस्य बैठना बिहार की राजनीति के लिए शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चर्चा इस बात की है कि आखिर चिराग पासवान ने जब धैर्य रखा तो उस धैर्य का अब उनको कैसा फल मिल रहा है और आने वाले समय में इसका फल उनको और कितना ज्यादा मिलने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2 बार जमुई से सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये तय किया कि अब उनको अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से चुनाव लड़ना है और उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना अपने आप को तैयार किया चुनाव लड़ने के लिए और आखिरकार उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ा और तीसरी बार केंद्र में उन्होंने अपनी जगह बनाई और पहली बार उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। साथ ही साथ उनको विभाग दिया गया, खाद्य और प्रसंस्करण विभाग, जो कभी उनके पिता संभालते थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस संभालते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चिराग पासवान ने आखिर पीएम नरेंद्र मोदी से क्या सीखा, उन्होंने रोहित शर्मा जैसे कप्तान से क्या सीखा। जिस रोहित शर्मा जैसे कप्तान को कितने लोगों ने कहा कि उनको अब ये छोड़ देना चाहिए, उनको टीम छोड़ देनी चाहिए, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी को कितने बार लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जो उनके प्रशंसक नहीं है, जो उनको नहीं जानते, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के सरकार में आने से कहीं ना कहीं लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया है। उन्होंने ये जताने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि अगर उनके जैसा होनहार अगर मुख्यमंत्री बिहार में हो जाए तो नीतीश कुमार के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री में अपनी पहचान बना सकते हैं जहां पे उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने धैर्य सीखा। इसके पीछे की कहानी ये है कि जिस तरह से उनके पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु के बाद पार्टी 2 भागों में बंट गई। जहां उनके चाचा पशुपति पारस ने लोजपा का निर्माण किया तो वहीं चिराग पासवान ने उसी पार्टी में अपना नाम जोड़ा, अपने पिता का नाम जोड़ा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान ने जो धैर्य रखा है उसका फल उन्हें कितना मिला। अब इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि चिराग पासवान ने अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 5 लोकसभा की सीटें मिली और 5 लोकसभा की सीटों पर उन्होंने जो परचम लहराया वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चिराग पासवान 5 लोकसभा की सीटें जीत सकते हैं। दूसरी तरफ इसकी भी चर्चा हुई कि चिराग पासवान ने हाजीपुर में चुनाव जो लड़ने का फैसला किया, वहां पे बहुत लोगों ने उनका कहीं ना कहीं विरोध भी किया कि चिराग पासवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपने चाचा के संसदीय क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान को अपने ऊपर भरोसा था, अपने साहस पे भरोसा था, अपने काम के बदौलत अपने पिता के कामों पर उनको भरोसा था, साथ ही साथ जो जमुई में उन्होंने किया उसके ऊपर उनको पूर्ण भरोसा था। और यही कारण था कि चिराग पासवान ने आखिरकार ये तय किया कि उनको हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना है। उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ा भी और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान, रोहित शर्मा और खास करके पीएम नरेंद्र मोदी के जो हनुमान कहे जाते हैं, उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा है।
2020 में जब पार्टी में टूट हुई, जब पार्टी दो भागों में बट गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन गया था, तब चिराग पासवान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वहां पे चिराग पासवान ने अपने आप को खड़ा करने के लिए काफी संघर्ष किया। उस समय पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, ना ही वो एनडीए में थे, ना ही वो महागठबंधन में थे, कोई पार्टी उनको सहारा नहीं दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई और उन्होंने एनडीए के लिए वो कार्य किया जो एनडीए में रहते हुए कई लोगों ने, कई गठबंधन के नेताओं ने नहीं किया। वो काम चिराग पासवान ने गठबंधन से बाहर रहते हुए उन्होंने किया और एनडीए को बिहार में नंबर 1 की पार्टी चिराग पासवान ने बनाई थी। अब आपको बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है और वहां पे चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चिराग पासवान के लिए आसान हो सकता है और कितनी सीटें चिराग पासवान जीत सकते हैं। चर्चा यह है कि चिराग पासवान का एक लेटर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे शायद पार्टी 25 सीटों की बड़ी मांग कर रही है। हालांकि हमारा चैनल और ना ही मैं इस बात का दावा करते हैं, लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने 25 विधानसभा की सीटों की मांग वहां पे की है और उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की है कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाजीपुर के अलावा खगड़िया, समस्तीपुर और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैशाली, ये कुछ ऐसे विधानसभा के क्षेत्र हैं जहां पे चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को खड़ा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने का जहां तक सवाल है तो चिराग पासवान ने यह पहले ही मना कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार होंगे और एनडीए की सरकार अगर 2025 में बिहार में बनती है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही गठबंधन में सबसे बड़े नेता हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवाओं की सबसे पहली पसंद चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना क्यों नहीं चाहते हैं। इसके पीछे भी कहानी अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिछले कई वर्षों से भारत की सेवा की है, भारत के क्रिकेट टीम को लेकर वो अपने साथ चल रहे हैं, कई सारी आलोचनाओं का उन्होंने सामना किया है, कई सारे विफलताओं को उन्होंने देखा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में भारत को हराकर वापस भेजा, जिस तरह से न्यूजीलैंड आई, भारत में उसे 3-0 से हराकर जिस तरह से वापस गई, उसको सभी समीकरणों को देखा जाए तो एक बार तो सवाल ये उठ रहा था कि अब क्या रोहित शर्मा का ये अंतिम समय चल रहा है, क्रिकेट से बहुत जल्द वो अलविदा कहने वाले हैं, क्रिकेट से वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने उन सभी अपने विरोधियों के हौसले को पस्त किया, उनके मुंह को बंद किया। जो लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि रोहित शर्मा कब संन्यास ले रहे हैं, हालांकि वहां पे सिर्फ रोहित शर्मा ने नहीं बल्कि टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ियों ने ये कहा कि आप रोहित शर्मा के ऊपर बैन लगाना, रोहित शर्मा के ऊपर बात करना छोड़िए, उनको समय दीजिए, उनको उभरने का समय दीजिए। जब वो उभर जाएंगे तो उनसे बड़ा खिलाड़ी और उनसे बड़ा कप्तान पूरे भारत में कोई नहीं हुआ है। आखिरकार वही हुआ। चिराग पासवान ने जिस तरह से 2020 से उठकर 2024 में अपना परचम लहराया, ठीक उसी तरह से 2023 के वर्ल्ड कप हारने के बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया है, फाइनल कैसे जीतना है, फाइनल में कैसे पहुंचना है, इन सभी समीकरणों को उन्होंने समझा, कोच बदला गया। हालांकि उसके बाद भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता, जहां पे उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में ट्रॉफी पर कब्जा किया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा ऐसे दूसरे कप्तान बने जिन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा ने सिर्फ T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2017 में पाकिस्तान में चली गई थी, पाकिस्तान ने वहां पे भारत को बुरी तरह से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हराया था। उस जख्म को भरते हुए भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर वो ट्रॉफी अपने नाम की और अपने घर लेकर आने में उसको कामयाबी हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान ने भी वही ठाना है कि चिराग पासवान ने ये जरूर सोच लिया है कि उनको भी रोहित शर्मा की तरह मजबूत बनना है, उनको भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरह दृढ़ संकल्पित बनना है कि अगर जो काम करना है उसके लिए अगर दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी चीज को हरा सकते हैं, हम किसी भी चीज को अपने बस में कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को पूरा समर्थन बिहार की जनता का, बिहार के युवाओं का मिल रहा है और यही कारण है कि अब चिराग पासवान 2025 में पूरी तरह से उभर चुके हैं और नया चिराग जलता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा उनको सहारा मिल रहा है, उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है और यही कारण है कि चिराग पासवान अब एक बार फिर से नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ
पार्टी का नेताओं का यह भी कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी ने 40 से 50 विधानसभा के सीटों की मांग की है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर चिराग पासवान का जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। पार्टी अपने विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कर रही है। जो भी पार्टी के पदाधिकारी गणों को इसके लिए तैनात किया गया है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं। और नीतीश कुमार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन पार्टी का कहना है कि 70 से लेकर 90 के बीच में इतनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जदयू बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी है और बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जीतन राम मांझी का क्या होगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर मांग करेगी। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी ने और जीतन राम मांझी ने पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी 25 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की घोषणाओं को लेकर, चुनाव की तारीख क्या होगी इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो सकता है और पार्टी तब तय करेगी कि उसे कौन सी पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें देनी है, किसकी क्षमता कितनी है, किसको ज्यादा सीटें वो देगी तो पार्टी उतनी सीटों को रिकवर कर सकती है। ये कुछ तमाम मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी को 40 से 50 सीटें मिलनी चाहिए या 25 सीटें चिराग पासवान की पार्टी के लिए काफी है? चिराग पासवान ने रोहित शर्मा से क्या सीखा? चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी से क्या सीखा? इन तीनों की कहानी क्या एक जैसी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।